नमस्कार दोस्तों, मैं राम बाबू आप सभी को इस स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। भारत भूमि एवं लोग ये पार्ट 2 वीडियो है। ये जो है पार्ट 2 वीडियो है। यदि आप इसका पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप पहले पार्ट 1 को देख लें, तो यह ज़्यादा आपको हेल्पफुल लगेगा। पार्ट 1 में इसका आधा से ज़्यादा टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। लगभग 1 घंटा 20 मिनट के आसपास की ये वीडियो है, उसे आप देख लीजिएगा। ये क्लास 9th का है। इसमें 9th के क्लास से संबंधित ये बुक है। ये आपको बुक विद्यालय में भी और किसी भी दुकान में अवेलेबल होगी, इसे आप खरीद सकते हैं। आपके पास सबसे पहले टॉपिक को पढ़ने से पहले आपके पास ये बुक होनी चाहिए। अगर बुक नहीं है तो भी आप पढ़ सकते हैं। इस बुक में आपको ऐसे तरीक़ा से पढ़ाया गया है ताकि आपको ये एहसास नहीं होगा कि हम किसी विद्यालय या फिर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। आपको एकदम बिल्कुल लगेगा कि हम वहीं पे हैं। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कल के क्लास में आप लोग क्या क्या देखे थे, इस चीज़ को थोड़ा सा हम रिकॉल करते हुए चलेंगे। भारत के भूगोल में देखिए, अध्याय फर्स्ट है स्थिति एवं विस्तार, यानी कि भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में आप पढ़ चुके हैं। भारत की स्थिति क्या है, हिंद महासागर आप पढ़ लिए हैं। भारत में पहली गणतंत्र यानी गणराज्य क्या है, गणराज्य के बारे में आप पढ़ लिए हैं। स्थिति के बारे में आप पढ़ लिए हैं कि भारत कितना डिग्री किधर स्थित है पृथ्वी पर। उसके बारे में भारत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में पढ़ लिए हैं। भारत के क्षेत्रफल के बारे में आप कल पढ़ लिए हैं। इसके बाद में आज आप पढ़ेंगे भारत का क्षेत्रफल तो आप पढ़ ही लिए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देश भी आप पढ़े हैं। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। ये सारे टॉपिक कल हम कर लिए थे। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, महासागरों के बारे में आप कल पढ़ लिए थे। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में आपको विस्तार से कल बताया गया था। 1 डिग्री अक्षांश को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, ये भी आप कल पढ़ लिए थे। देखिए, यदि आपको लग रहा है कि हम ज़्यादा फास्ट है तो आप वीडियो को स्लो करके आप देख सकते हैं, या फिर यदि आपको लग रहा है कि वीडियो स्लो है तो इसे फास्ट करके 1.2, 1.5 या फिर 2 गुना स्पीड में भी आप देख सकते हैं। ठीक है। भारत जो है 5.5 डिग्री यानी ग्रीनविच से 5.5 डिग्री आगे है, या फिर 5.5 घंटा आगे है, या फिर 82.5 डिग्री आगे है, या फिर घंटा में अगर बात करें तो 5.5 घंटा आगे है, और डिग्री में बात करें तो 82.5 डिग्री आगे है। 82.30 इतना आगे। ये कल हम बता दिए थे। भारत का मानक समय के बारे में बता दिए थे, ग्रीनविच बता दिए थे, 5.5 घंटा भी कल बता दिए थे। आज आपको पढ़ना है एशियाई देशों के बारे में हमने कुछ बताया था। विश्व के मैप के द्वारा आपको इस भारत की स्थिति के बारे में बताया गया था। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका के बारे में आपको बता दिया गया था। आज हमें पढ़ना है कि भारत के पड़ोसी देश, यानी कि भारत के पड़ोसी देश क्या है। इस टॉपिक में इसे पढ़ेंगे और कुछ MCQ क्वेश्चन भी आपसे करा जाएगा। आज इस क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप जान चुके हैं कि कल इसका आधा से ज़्यादा को कवर कर लिया गया था, और उसके बाद का ये जो बचा है उसी को किया जाएगा। और इसके अगला चैप्टर कल आएगा या परसों आएगा, जब भी आए, लेकिन जल्दी आएगा। इसलिए आपसे बोला जा रहा है कि नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश में। दक्षिण एशिया में भारत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह भारत सार्क यानी SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म है SAARC, यानी सार्क का फुल फॉर्म क्या है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसे नोट डाउन करेंगे, इसे लिख लेंगे। सार्क का फुल फॉर्म पूछा जाता है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है इसका फुल फॉर्म। यानी सार्क में कितने देश सदस्य है, अभी वर्तमान समय में अगर बात करें तो सार्क में 8 सदस्य देश है। यहाँ पे कुछ लिखा गया, इस पॉइंट को देखेंगे। सार्क के निम्नलिखित सदस्य देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। 8वां जो देश है अफगानिस्तान है। ये 2008 में 8वां देश 2008 में अफगानिस्तान है। कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे 8वां देश अफगानिस्तान है और 2008 में ही ये शामिल भी किया गया था, इसमें जुड़ा था ये। चलिए
इसके बारे में और भी कुछ हम चर्चा कर लेते हैं। ये कुल मिला के 8 देश है। देखिए, भारत 1, पाकिस्तान 2, बांग्लादेश 3, श्रीलंका 4, नेपाल 5, भूटान 6, मालदीव 7 और अफगानिस्तान 8 है। यानी कि सार्क में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सार्क में कितने मेंबर देश है, मेंबर कंट्री है, तो 8 देश है। यानी 8 देशों का समूह है। पहले क्या था, 7 देश ही थे, सार्क में 7 देश ही थे, 100 से सार्क 100 से 7 देश। लेकिन वर्तमान समय की अगर बात करा जाए तो इसमें 8 देश है, जो कि अफगानिस्तान जो है अंतिम में जुड़ा था। कब जुड़ा था, तो 2008 ईस्वी में जुड़ा था। चलिए आगे हम टॉपिक को बढ़ाते हैं। तो आगे हम देखते हैं क्या कि भारत का स्थल सीमा, यानी कि भारत का स्थल सीमा 7 देशों को छूती है। इन देशों के नाम क्या है इसे बता रहे हैं हम। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। यानी कि इन 7 देशों, कल हमने आपको बता दिया था कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, तो 7 है। इन 7 देशों के बारे में आपको मैप के थ्रू बताए थे हम। चलिए आज भी हम सार्क के बारे में मैप के थ्रू जानेंगे कि कौन सा देश कहाँ पे है। आगे बढ़ रहे हैं हम। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, म्यांमार, श्रीलंका एवं मालदीव हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश है। यानी कि द्वीपीय पड़ोसी देश, यानी ये पानी में स्थित है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेंगे। श्रीलंका भारत से कैसे अलग होता है, तो श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है और इसके अलावा पाक जल संधि के द्वारा भी अलग होता है। पाक जल संधि किसको किसको जोड़ता है, तो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। और भारत और श्रीलंका के बीच में जो समुद्र पड़ता है, ये कितना दूर पड़ता है, तो 34 किलोमीटर तक, 34 किलोमीटर जो है समुद्र की यात्रा करके श्रीलंका जाना पड़ता है। ये देखिए, इसमें और कुछ भी और टॉपिक है। भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटी, यानी कि अब धनुषकोटी की बात कर ले हम। भारत की मुख्य भूमि धनुषकोटी जो है श्रीलंका का तट, यानी कि 34 नहीं सॉरी, यहाँ पे 24 किलोमीटर होगा, 24 किलोमीटर दूर है। मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर ये जो है श्रीलंका स्थित है। यानी भारत से 24 किलोमीटर की दूरी पर धनुषकोटी के बारे में आप ध्यान देंगे। ये धनुषकोटी कितना किलोमीटर दूर है भारत से, तो ये 24 किलोमीटर दूर है। और पूछ दिया जाता है कि धनुषकोटी कहाँ है, किस राज्य में है और भारत से उसकी दूरी कितनी है, तो ये श्रीलंका में है और 24 किलोमीटर की दूरी पर है ये। चलिए आगे बात करते हैं हम। इस रेखीय द्वीपों की श्रृंखला को एडम ब्रिज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चला, तो एडम ब्रिज भी कहा जाता है। यानी कि ये जो धनुषकोटी है इसे एडम ब्रिज भी कहा जाता है। और इसके बीच की जो रास्ता है, यानी 24 किलोमीटर की जो रास्ता है, इस जो ब्रिज बना गया है, जिसे राम सेतु के नाम से भी आप जानते हैं, इसे एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो 24 किलोमीटर की जो दूरी है, जिसपे एक ब्रिज बनाया गया है, जिसे आप श्रीलंका जाने के लिए जो रामायण की कहानी हुआ था, इसी एडम ब्रिज को कहा जाता है। यही है धनुषकोटी। इसी पे श्री राम जी पुल बना करके और श्रीलंका गए थे, रावण से युद्ध किए और अपनी पत्नी सीता माता को लेके वापस आए थे। तो इसका क्या नाम है, इसे धनुषकोटी या फिर श्रीलंका का तटीय मात्र 24 किलोमीटर, यानी कि इसे और क्या, द्वीपों की श्रृंखला एडम ब्रिज भी कहा जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, एडम ब्रिज। अब चलिए आगे देखते हैं, एडम ब्रिज कहाँ है, तो ये कहाँ है, श्रीलंका में है। पाक जल संधि कहाँ है, तो श्रीलंका को छूता है। भारत की मुख्य भूमि पर धनुषकोटी और श्रीलंका के बीच की दूरी कितनी है, तो 24 किलोमीटर है। क्वेश्चन समझ में आ रही होगी। यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आ रही है तो फिर 1 2 3 बार, जितना बार आप चाहे उतना बार इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको और इससे संबंधित कोई राय देना है तो आप वीडियो को रोक करके आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। चलिए टॉपिक को आगे देखते हैं क्या कर रहा है। उत्तर पूर्वी में स्थल भाग में भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र ऐसा है, यानी कि जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र ऐसा है जहां भारत, अफगानिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती है। यानी कि जम्मू कश्मीर का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे 3 देश, यानी कि भारत की सीमा, यानी जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान और चीन की सीमाएं एक ही साथ मिल जाती है। इस क्षेत्र में कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान, यानी कि तजाकिस्तान की सीमाएं भी मिलती है। यानी कि यहाँ से, यानी जम्मू कश्मीर के इस जगह से कुछ ही दूरी पर तजाकिस्तान के सीमा मिलती है। आप जानते हैं
भारत के सोने की चिड़िया कहा जाता है और इसे ताज कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो है तजाकिस्तान जो देश है, इसलिए भारत का ताज कहा जाता था। और भारत पहले क्या था, जितना भी भारत के ऊपर जो देश है, यानी कि ये जो हमारा भारत है, ये भारत है, इसके ऊपर में जितने सारे देश है, जैसे पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के बात करें, अफ़गानिस्तान के बात करें, इसके बाद में तजाकिस्तान की बात करें, जितने सारे देश है यानी भारत के सर के ऊपर, उस सभी में तान लगा हुआ है, इसलिए इस भारत को ताज के रूप में भी जाना जाता है, जम्मू कश्मीर। चलिए आगे देखते हैं इसमें, और नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। चीन की सीमा मिलती है इसी क्षेत्र में, कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान तजाकिस्तान की सीमाएँ भी मिलती है। इस तरह इतने निकटतम 5 देशों की सीमाएँ यानी जम्मू कश्मीर के आसपास ही मिल जाती है। समष्टि दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी में तिब्बत का पठार मिलता है, जिसे विश्व का छत के नाम से भी जाना जाता है, पामीर का पठार, यानी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि विश्व के छत के नाम से किसे जाना जाता है, तो पामीर के पठार को, यानी जो तिब्बत में स्थित है पामीर के पठार को, यहाँ पे देखिएगा पामीर के जो पठार जो है, इसे विश्व के छत के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पामीर के पठार को आप ध्यान दीजिएगा, इसे नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तिब्बत के पठार है जो अब चीन के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि तिब्बत को अब चीन ने क्या किया है, कब्जा कर लिया है। चीन ने इसको 1951 ईस्वी में ही कब्जा कर लिया था। यह कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील में स्थित है। यहाँ पे यानी मानसरोवर झील तिब्बत से ही निकलती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, मानसरोवर के बारे में अब थोड़ा सा देख लेते हैं। मानसरोवर झील क्या है, ये कैलाश पर्वत में, और कैलाश पर्वत कहाँ है, ये तिब्बत में ही पड़ता है। देखिए मानसरोवर झील से 3 गो नदियाँ निकलती है। मानसरोवर झील से कितनी नदियाँ निकलती है, 3 गो नदियाँ निकलती है। देखिए कौन सी, एक ये जो नदियाँ है, ये नदियाँ जो है सिंधु है, पहला नदी जो है सिंधु है, दूसरा है सतलुज इसको बोला जाता है, सतलुज, और एक जो है ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ये ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदी है जो जिसे विश्व की सबसे बड़ी नदी के रूप में भी जाना जाता है। कौन सी नदी है जो विश्व की सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है, बड़ी नदी? तो आप क्या कहेंगे, चला आप कहिएगा कि गुरुजी अभी बताया है ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और इन तीनों नदियों को हिमालय पार की नदी भी बोला जाता है, यानी कि हिमालय से पहले की ये नदी है, इसलिए इसे हिमालय पार की भी नदी माना जाता है। ये नदियों का उद्गम स्थल पूछा जाता है कि इन नदियों का, यानी कि सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो ये मानसरोवर झील से होता है। मानसरोवर झील कहाँ है, तो ये कैलाश के पर्वत पर स्थित है। ये कैलाश पर्वत कहाँ है, तो तिब्बत में स्थित है। तिब्बत के पठार से ये निकलता है। मानसरोवर झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 3 नदियाँ निकलती है और हिमालय पार की नदियाँ कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में पूरब की ओर बढ़ने वाले नेपाल भारत का एक अन्य पड़ोसी देश है, हिमालय की गोद में बसा हुआ। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हिमालय की गोद में बसा हुआ एक देश कौन सा है, तो ये नेपाल है। जो नेपाल है हिमालय की गोद में बसा हुआ है। संस्कृति की दृष्टि से नेपाल भारत के बहुत निकट है, यानी संस्कृति की बात करें तो नेपाल और भारत की संस्कृति एकदम बिल्कुल मिलता जुलता है। प्राचीन काल में संस्कृति के बारे में कल के क्लास में हम बता दिए थे, बार बार यही कह रहे हैं कि अगर कल के क्लास को आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप कल के क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें, उसे देख लें, ताकि ये सारे टॉपिक आपको ज़्यादा समझ में आएगी। प्राचीन काल से ही हमारे संबंध नेपाल के साथ में घनिष्ठ रहे हैं। नेपाल ने हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बिहार के मैदानी क्षेत्रों में होकर के, जैसे कि गंगा नदी में आकर के मिल जाती है, यानी कि हिमालय के क्षेत्र से, यानी नेपाल से कुछ नदियाँ आती है और मैदानी क्षेत्र को होते हुए बिहार राज्य में होते हुए गंगा नदी में आके मिल जाती है। जैसे कोसी नदी की अगर बात करें तो कोसी नदी को क्या कहता है, बिहार का सुख कहा जाता है। क्यों बिहार का सुख क्यों कहता है, इसे आप देखेंगे ध्यान से। किसी भी नदी को सुख पहले आप देखिए, सुख पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सुख वास्तव में किसे कहा जाता है, आप इस बात को पहले नोट डाउन करेंगे कि सुख होता क्या है। सुख यही ना होता है, आप तो यही कहेंगे कि गुरुजी सुख होता है जैसे कि विपत्ति आ जाना, कोई हमारे ऊपर किसी कारणवश विपत्ति आ गया है, हम लोग उसे सह नहीं पा रहे हैं, उसे सुख कहते हैं। या फिर किसी का डेथ हो जाना, या फिर
और कोई घटना घट जाना, अचानक कोई घटना घटना है, उसे शोक कहा जाता है। तो वही बात है, यानी बिहार का शोक कहा जाता है। यानी कि ये एक ऐसी नदी है, कोसी नदी जो है, ये कोसी नदी जो है ये क्या करती है, भारत में जब भारत के बिहार राज्य में जब भी आती है तो बहुत ज़्यादा पानी लेकर के आती है और अवसादों को लेके आती है। यानी कि बिहार में जितने भी है जनमानव की और जनमानव की बहुत ज़्यादा क्षति होती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अब कारण ये जानिए कि इसे आखिर बिहार का शोक क्यों कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि पानी आती है तो इसीलिए ऐसा होता है, जनमानव की हानि होता है। ये देखिए शोक होने का कारण क्या है, क्योंकि ये जो नदियाँ है बिहार में जो कोसी नदी आती है ये नेपाल से पहले निकलती है। अब बात करें हम ये कि इसे आखिर शोक क्यों कहा जाता है। मान लीजिए कि कोई नदी है, इसे देखिए ये नदी है, ऐसे नदी चल रही है। अब ध्यान दीजिएगा, ये नदी है, ऐसे नदी चल रही है। अब मान लीजिए कि इधर से पानी का बहाव हुआ, ठीक है, थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लें। मान लीजिए कि पानी का बहाव है तो इधर से ये नदी में पानी आ रहा है, ठीक है, इस चीज़ों को समझिएगा। तो इस नदी में पानी आ रहा है, तो सबसे पहले बताइए कि यहाँ से जब पानी आएगा तो यहाँ पे टकराया, तो जब यहाँ पे टकराएगा तो यहाँ से मुड़ेगा, तो क्या 100% पानी मुड़ जाएगा? जाहिर सी बात है कि इसमें से टकराएगा, कुछ बाहर भी निकल जाएगा, इधर भी आ जाएगा। तो जो पानी बाहर निकल गया तो जाहिर सी बात है कि इधर पानी गया, तो यहाँ पे पानी नहीं जाना चाहिए था। तो ये पानी क्या किया कि यहाँ पे ले जा करके शोक इसको कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा हो जाने के कारण से यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाएगी? बाढ़ आ जाएगी। तो जब बाढ़ आ जाएगी तो बताइए ज़रा, वहाँ पे लोग मरेंगे, जनमानव की क्षति होगा, जीव जंतु मृत्यु हो जाएंगे। बाढ़ के कारण से जो भी चीज़ें बन रही है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, ये सारा बाधित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप समझ गए। अब जैसे ही यहाँ पे नदियाँ घूमेंगी तो फिर यहाँ पे आके टक्कर मारेगी, फिर इधर भी पानी आया, इधर भी ये सारे पानी आया। अब इधर भी क्या करेगा, इधर भी बाढ़ लिया, इधर भी बाढ़ ला दिया, तो इधर के लोग, इधर के जनमानव की क्षति होगी। फिर इधर से घुमा, अब फिर इधर घूमेगा तो इधर आ गया, तो इधर बाढ़, इधर आएगा। यानी कि जितनी बार घूमती है तो उतनी बार वहाँ पे क्या करेगी, क्षति पहुँचाएगी। अब जब वहाँ पे क्षति पहुँचाएगी, इसलिए बिहार में इसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक आप बताइए किसे कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को चला? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये आप समझ गए हैं कि बिहार का शोक आखिर कोसी नदी को क्यों कहा जाता है। चलिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है और मार्ग बदलने के कारण बिहार में बहुत जनमानव की क्षति होती है, जनमानस की क्षति होती है, जिसके कारण बिहार में इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, इसे नोट डाउन कर लेंगे। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, इसका उद्गम नेपाल में ही होता है। ये तो आप शुरू में पढ़ लिए। दोनों देशों यानी कि कोसी नदी पर एक संयुक्त परियोजना विकसित हुई है, जिसके कारण पारस्परिक सहयोग एवं मैत्री भावना को बल मिल रहा है। यानी कि इस पे एक परियोजना बनाई जा रही है। अब बात ये करें हम कि किसी भी नदी में यानी कि ज़्यादा घुमावदार है तो उसमें बाढ़ आता है, तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? यानी उसमें क्या किया जाएगा, बांध बनाया जाएगा, नहरें निकाली जाएगी। अब मान लीजिए कि ये नदी है, अब ये नदी ऐसे जा रही है तो यहाँ पे बांध बना दिया गया, डैम, जिसे डैम बोला जाता है। अब यहाँ पे जब डैम बना दिया जाएगा तो पानी को कंट्रोल कर लेगा। फिर यहाँ से नहर खोद दिया जाएगा, यहाँ से नहर इसमें जाएगा, पानी इधर खोद दिया जाएगा नहर, तो इधर यानी कि यहाँ के पानी को ये कंट्रोल कर लिया, तो यानी पानी अब बच गया। तो बाढ़ के समय जो यानी कि बरसात के समय जो है पानी को कंट्रोल कर लेगा। यानी कि इस पे डैम बनाना ज़रूरी है। लेकिन वैसे नदियों पे जिसकी पानी कम है उसमें डैम बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सिंचाई के लिए ही काफ़ी है। अब डैम क्या होता है, इससे बिजली पैदा की जाती है, सिंचाई का कार्य होता है और कई भी कामें इससे होता है। उद्योग धंधों के लिए इससे पानी ले लिया जाता है, या फिर उद्योग धंधा में उपलब्ध जितने भी कचरे होते हैं, मलबा जो होता है, इसी नदी में डाल दिया जाता है। आप जानते हैं कि विश्व का मतलब कि सबसे गंदा नदी कौन है? तो ये जमुना है। अब आगे देखते हैं हम इसमें कोसी नदी के बारे में और क्या है। बिल्कुल बने रहिएगा, हम सार्क के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखिए उद्गम। अब देखिए इसका उद्गम नेपाल के दोनों देशों से यानी कि नेपाल और भारत में होता है, और दोनों देशों ने मिलकर के इसमें संयुक्त परियोजना विकसित की है, जिस कारण पारस्परिक सहयोग एवं मैत्री भावना का बल मिल रहा है, मैत्री भावना मिल रहा है। यानी कि
भावना हो रहा है, यानी नेपाल और भारत के साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है, अच्छे मिलजुल कर के लोग रह रहे हैं। नेपाल में कोसी तटबंध से टूट जाने के कारण, यानी कि कोसी इसका जो तटबंध बनाया गया था टूट जाने के कारण 18 अगस्त 2008 ईस्वी को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आ गया था। यानी कि इसी के कारण, इसे भयंकर बाढ़ आने के कारण बिहार में इसी कोसी नदी को शोक कहा जाता है। ऐसे तो लगभग हर एक साल में बिहार में पानी इसकी बहुत ज़्यादा आती है और हड़कंप मचा देती है, लोगों को में तबाही मचा देती है। अभी पिछले एक साल पहले आया था जो कि पूरा रेलवे को उखाड़ फेंका था, जो भी उद्योग धंधे उसे नुकसान पहुंचा दिया था। पटना में पानी घुस गया था, मोतिहारी में घुस गया था, ये सारे जगहों पर पानी घुस गया था, तो इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। आगे हम देखते हैं इसलिए भारत के लिए नेपाल का राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्व है। आप समझ गए होंगे। नेपाल के पूर्व में भूटान स्थित है, जो भारत के साथ एक विशेष समझौते से जुड़ा हुआ है। वस्तुतः आज भी भूटान की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेवारी भारत की ही है, यानी कि भूटान की भी जिम्मेवारी किसकी है, तो भारत को ही जिम्मेवारी समझा गया है। भूटान के पूर्व में भारत एवं चीन की सीमा रेखा हिमालय की श्रेणी से होकर के गुजरती है। इस सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। यानी मैकमोहन रेखा पूछ दिया जाता है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो अब बताइएगा मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और चीन के बीच में है। अब थोड़ा सा देख ले हम कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण किसने किया था। थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी में भारत, चीन तथा म्यांमार तीनों देशों की सीमाएं मिलती है। कौन कौन सी देश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर, यानी कौन है, अरुणाचल प्रदेश एक भारत का हिस्सा है, यानी राज्य है। तो इसमें देखिए उत्तर पूर्वी हिस्सा में भारत भी मिलता है, चीन मिलता है तथा म्यांमार मिलता है। इन तीनों देशों के सीमा यहाँ पे आके मिलती है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मैकमोहन रेखा के बारे में। मैकमोहन रेखा का निर्धारण किसने किया। मैकमोहन रेखा का निर्धारण शिमला समझौता के तहत 1914 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1914 ईस्वी में किया गया था। मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो है हेनरी मैकमोहन ने ही किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पे, मैकमोहन के नाम पे ही इस रेखा का नाम रख दिया गया, बस हेनरी मैकमोहन। यानी कि किस व्यक्ति ने किया था, तो हेनरी देखिएगा, हेनरी मैकमोहन ने, हेनरी मैकमोहन ने किया था, हेनरी मैकमोहन ने। अब इसका निर्धारण कब किया गया था, तो इसका निर्धारण जो है 1914 ईस्वी में किया गया था, 1914 ईस्वी में किया गया था। शिमला समझौता के तहत इसका निर्धारण किया गया था। अब शिमला समझौता जो है इसके बारे में हम अगले वीडियो में या फिर कभी चर्चा कर लेंगे। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हम। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश एवं उत्तर पूर्वी भारत, चीन और म्यांमार को, यानी यहाँ पे तीनों देशों के सीमा आकर के मिलती है। इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियाँ है, ये म्यांमार को भारत से अलग करती है। यानी कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ म्यांमार से क्या की, भारत को अलग कर दी। यानी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि म्यांमार को कौन सी पहाड़ी है भारत से अलग करती है, तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ है जो म्यांमार को भारत से अलग करती है। दक्षिण में ये पहाड़ियाँ म्यांमार के आराकाम योमा, ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। दक्षिण में ये पहाड़ियाँ आराकाम योमा पर्वत से मिल जाती है, आगे चल कर के ये बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है। कहाँ जाके डूब जाएगी, आराकाम योमा कहाँ है, तो ये म्यांमार में है और इससे भी अलग होती है। यानी कि यहाँ पे जाके ये पर्वत उसी में जाके मिल जाती है और ये भारत को अलग भी करता है, क्योंकि पहाड़ी बीच में आ जाएगा तो भारत अलग और म्यांमार अलग हो जाएगा। यानी कि इस पटा भारत है तो उस पटा म्यांमार हो जाएगा। अब देखिए आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के डूब जाती है, यानी बंगाल की खाड़ी में लुप्त हो जाती है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, तथा पुनः अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रकट हो जाए। यानी कि बंगाल की खाड़ी में लुप्त हो गई। खाड़ी किसे कहते हैं, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पे बहुत गहरा स्थान हो, मिट्टी से यानी समान भूमि से बहुत नीचे है, खाई के जैसा है, उसे हम खाड़ी के नाम से जानते हैं। अब आगे देखते हैं ये क्या करती है, ये बंगाल की खाड़ी में जाके डूब जाएगी और इसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह वहाँ पे जाके
प्रकट हो जाती है, उभर जाती है। उत्तर एवं पूर्व क्षेत्र में स्थित पर्वतमालाएं अत्यंत ही जटिल एवं उबड़ खाबड़ा होता है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर एवं पूर्वी के क्षेत्रों में आवागमन एवं परिवहन अत्यंत ही कठिन होता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया होता है तो इसलिए आवागमन कठिन होगा। इस क्षेत्र में स्थित पड़ोसी देशों से भारत का संपर्क भी आसान नहीं रहा है, यानी कि यहाँ पे भारत और दूसरे देशों के साथ संपर्क नहीं रहता है, क्योंकि यह पहाड़ी एरिया है। अब यातायात के आधुनिक संसाधनों के विकसित होने से इस क्षेत्र में इंडो तिब्बत महामार्ग विकसित हुआ है, यानी कि इंडो तिब्बत मार्ग इसी से संबंधित है। इसको विकसित किया गया है, जो भी लोग आए जाएंगे इसी मार्ग के द्वारा आए जाएंगे। यह सड़क शिल्पी दरे, यह सड़क किस दरे से, यह सड़क शिल्पी दरे से होकर के गुजरती है, यानी कि इंडो तिब्बत महामार्ग किस दरा से होकर के गुजरता है, तो सड़क शिल्पी दरे यानी शिल्पी दरे से ये होकर के गुजरता है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरे पर्वत मार्ग, यानी कि इसके अलावा भी एक और मार्ग है, कश्मीर लेह मार्ग है, जो उच्च पर्वत श्रृंखला से होकर के गुजरता है, यानी कि जाता है। तीसरा प्रमुख मार्ग है सिक्किम से होकर के जाते हैं, एक दर्रा है उसे होकर के गुजरता है। वायु मार्ग के द्वारा विकसित होने पर ये ऊंचा और पर्वत श्रृंखलाएं अवगम में नहीं रहा है, यानी कि अब क्या हो गया है कि अब वायु मार्ग हो गया है। अब वायु मार्ग के द्वारा ही व्यक्ति आ जा सकता है। चलिए अब हम थोड़ा सा सार्क के बारे में और ध्यान से हम पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, अब टॉपिक है दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन, यानी कि द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कहिएगा, तभी जाके ये सही उच्चारण सही कीजिएगा। अब इसकी स्थापना कब होती है? जो ये संस्था है इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समय जब इसकी स्थापना हुई थी तो 7 ही मेंबर थे, लेकिन अब अफगानिस्तान जो है इसमें आकर के 2008 ईस्वी में शामिल हो गया। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार सर्वप्रथम नवंबर 1980 ईस्वी में आया था 7 संस्थापकों देश में, जिसमें से बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका के विदेश सचिव जो थे इसमें शामिल थे। के संपर्क के बाद में इसकी मुख्य मुलाकात हुई और अप्रैल 1981 में कोलंबिया में हुई थी, और तब बात किया गया कि एक सार्क जैसी संस्था होनी चाहिए। बात करें हम अफगानिस्तान 2005 में आयोजित हुए से 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन, यानी ये पूछा जाता है कि किस अफगानिस्तान जो है सार्क में शामिल कब हुआ था, लेकिन ये क्या होता है, इसको मान्यता 2008 में मिलती है, लेकिन 2005 में ये उसमें शामिल हुआ था, तो सार्क में सबसे ज़्यादा सदस्य बना, यानी कि 13वें शिखर सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य बना। यानी कौन बना था? अफगानिस्तान बना था, लेकिन ये बना था कब? तो 2008 ईस्वी में बना था। लेकिन ये कौन से शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ था? तो ये जो है 13वें शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ था। इस संगठन का मुख्यालय और सचिवालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। कहाँ है? तो नेपाल के काठमांडू में स्थित है। और इस पर विचार कब किया गया था? 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को ढाका में। लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। इसके सिद्धांत को हम देखें। इसका सिद्धांत है सार्क के फ्रेमवर्क के तहत सहयोग, कुछ सिद्धांतें बताया गया, जिसे हम इस प्रकार देख लेते हैं जरा। ये सिद्धांत इस प्रकार का क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोगों का विकास न होकर उसका एक पूर्वक होगा। ऐसा क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय दायित्वों के साथ असंगत नहीं होगा, यानी कि ये जितने देश हैं ये मिलजुल करके ही काम करेंगे। अब इस एक इमेज के थ्रू आप सार्क देश को पहचानने की कोशिश कीजिए। इससे तो इसमें दिखा दिया गया है कि कौन सा देश कहाँ पे है। चलिए इमेज को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ये लीजिए चमत्कार। चलिए इस इमेज को देखिए आप। इसी इमेज को हम बड़ा कर दिए। अब देखिए सार्क के कितने सदस्य देश है? तो आप कहेंगे गुरुजी अब ये तो आप बताए हैं 8 है, तो ये मेंबर कितने हैं? 8 मेंबर है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए ये तो इंडिया अपना हो ही गया। इंडिया के बाद में ये नेपाल हो गया, नेपाल के बाद में भूटान हो गया, और भूटान के बाद में यहाँ पे देखिए बांग्लादेश हो गया, और बांग्लादेश के बाद में ये रहा श्रीलंका, और श्रीलंका के बाद में यहाँ पे देखिए पाकिस्तान हो गया, और पाकिस्तान के बाद में अफगानिस्तान हो गया। पहले काउंट कीजिए कितना हुआ।
1 2 3 4 5 6 7, एक बच रहा है। तो ये देखिए, ये है मालदीव। ये कौन सा देश है? मालदीव। अब ये देखिए, अब ये पूरे के पूरे 8 देश हो गए। यानी कि फिर से आप देखेंगे इस मैप को, एक दो बार आप देख लेंगे तो ये मैप आपको याद हो जाएगा। देखिए, मालदीव से इस बार स्टार्ट करते हैं। मालदीव 1, श्रीलंका 2, बांग्लादेश 3, भारत 4, पाकिस्तान 5, अफगानिस्तान 6, नेपाल 7 और भूटान 8। देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्क में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो चाइना को ऑप्शन में दे देता है। तो ये चाइना सार्क से संबंधित नहीं है, सार्क में शामिल देश नहीं है। ये देखिए, ये जो नीचे दिखाया गया है ये डिग्री है, कितना डिग्री पे कौन सा देश है, इसी चीज़ को बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यानी कि अब बात करें हम कि जो सार्क होता है, इस संगठन के कार्य क्षेत्र क्या होते हैं। तो ये जो संगठन होता है, इसका कार्य क्षेत्र जो है मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा देना, कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा एवं बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, बायोटेक्नोलॉजी को क्या करना, बढ़ावा देना। इसके अलावा देखिए इसमें क्या है, आर्थिक व्यापार एवं वित्त देना, यानी कि आर्थिक रूप से अगर कोई देश पिछड़ा है तो उसे सहायता करना, व्यापार को बढ़ावा देना, वित्त देना, पैसा देना, सामाजिक मुद्दे को आपस में मिलजुल करके सुलझा लेना, सूचना एवं गरीबी को उन्मूलन करना, यानी सूचना के अधिकार सभी लोगों को देना, सभी देशों को देना। इसके अलावा देखिए, ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास करना, ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास करना। इसके अलावा शिक्षा में सुधार करना, सुरक्षा की व्यवस्था करना, संस्कृति को बढ़ावा देना, यानी कि कोई भी संस्कृति को अपने न भूले, उस पर भी जोर दे, ध्यान दें। इसके अलावा और भी देखें, देखिए इसमें कुछ और पॉइंट लेके आए हैं हम। सार्क का उद्देश्य क्या है? सार्क का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है दक्षिण एशिया के लोगों, देखिए दक्षिण एशिया के लोगों को बढ़ावा देना एवं उसके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना और सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करना। यानी कि गरिमापूर्ण जो भी लोग हैं उन्हें अपने जीवन जीने का, अपने तौर तरीका से जीवन जीने का अवसर प्रदान करना। अब देखिए और क्या बात है, दक्षिण एशिया के देशों के मध्य में सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और उसे मजबूत करना। इसके साथ में देखिए यानी एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना, एक दूसरे की हेल्प करना, मदद करना, आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देना, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, तकनीक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग करना, सक्रिय रूप से सहभागिता निभाना, प्रोत्साहन करना, लोगों को उकसाना कि ये चीज़ अच्छा है, इसे करना। अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग करना, जो विकसित देश नहीं है, अविकसित देश है, विकासशील देशों को सहायता करना, समान हितों के मामला, यानी एक दूसरे देश का हित अगर समान है, कोई अगर दूसरा देश है उसे जोर जबरदस्ती कोई दबाव डाल रहा है तो उसे प्रेरित करना, उसे सही दिशा देना, आपसी तालमेल बैठा के रखना, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपसी सहयोग को मजबूत बनाना, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठनों के साथ समान उद्देश्य एवं लक्ष्यों के साथ में सहयोग करना, ये सार्क का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आप पढ़ लिए सार्क के बारे में, पूरे सार्क के बारे में जान लिए। अब हम आते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चनों पे अभी तक आप पढ़ लिए हैं कि आप इस टॉपिक को पूरे पढ़ लिए हैं, इस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा और कुछ बातों को हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत की जलीय सीमा, यानी जो होती है भारत की जलीय सीमा, समुद्रीय सीमा से संबंधित 7 देशों से लगती है। ये है पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ये जलीय सीमा से लगती है, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। कौन कौन से देश है जलीय सीमा से लगती है? तो देखिए इस देश का नाम हम लिख दे रहे हैं। देखिए पहला जो है पाकिस्तान है, पाकिस्तान जलीय सीमा पाकिस्तान। दूसरा कौन सा देश है? मालदीव है। और तीसरा देखिए कौन सा देश है? तीसरा जो है श्रीलंका है, श्रीलंका। भारत के समुद्री पड़ोसी देश है। श्रीलंका के बाद में बांग्लादेश चौथा है, बांग्लादेश।
बांग्लादेश। और पांचवा देखिए, पांचवा है म्यांमार, म्यांमार। और छठा देखिए ध्यान से, छठा है थाईलैंड, थाईलैंड, थाईलैंड है। और सातवां जो है इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और मुख्य पॉइंट के। भारत की जल एवं स्थलीय सीमा में लगे हुए जो देश है, यानी कि जल से और स्थल से ये जो लगे हुए देश है, ये है बांग्लादेश। इसे ध्यान रखेंगे, जल से भी लगा है और जल से भी लगा है और स्थल से भी लगा हुआ है। तो ये कौन सा देश है? बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, म्यांमार हो गया। और इसके बाद में एक और देश है अपना पाकिस्तान, पड़ोसी देश अपना भाई पाकिस्तान। भाई तो हम कहते हैं लेकिन वो पता नहीं क्या कहता है। पाकिस्तान हो गया ये, यानी कि जल से भी लगा है और स्थल से भी लगा है। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु, यानी कि ये देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मलियन पॉइंट भी कहा जाता है। दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। अब इसे इंदिरा पॉइंट पॉइंट ऐसे लिखा जाता है, ध्यान से लिखिएगा, अशुद्धिया पर ध्यान दीजिएगा आप, पॉइंट। ठीक है, अब आगे देखिए, इसे ही पिग्मलियन पॉइंट भी कहा जाता है। यह भूमध्य रेखा से लगभग 876 किलोमीटर, ये जो है 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे भारत के सबसे उत्तरी बिंदु यानी कि इंदिरा कौल के नाम से भी जाना जाता है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इंदिरा कौल में स्थित है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। पश्चिम बिंदु सर्करीट है, यानी कि अभी से हम बात कर ले, हम पश्चिम बिंदु कौन है? यानी मान लीजिए कि ये हमारा भारत है, तो ये भारत है, तो पश्चिम बिंदु यानी पश्चिम यही ना होगा, तो पश्चिम बिंदु सर्करीट है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? सर्करीक है, सर्करीक है, सर्करीक आप ध्यान से देख लेंगे, सर्करीक। चलिए दूसरे जगह ही हम लिख लेते हैं, सर्करीक। हमें ध्यान देना चाहिए कि बच्चे मान लीजिए अशुद्धिया को ध्यान से देखेंगे। सर्करीक ये कहाँ है? तो गुजरात में है। ये कहाँ है? तो गुजरात में है, ई वाले पार्ट पे है, गुजरात। चलिए आगे देखते हैं हम। पूर्वी बिंदु कहाँ है? वलांगू, अरुणाचल प्रदेश। ये जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश है, वलांगू, इसका क्या नाम है? वलांगू। ये वलांगू है। ये वलांगू कहाँ है? तो वलांगू जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह भारत के पूर्वी बिंदु है। और कोबाला पॉइंट जो है ये मुंबई में स्थित है। चलिए जाफना, जाफना के बारे में आप ध्यान दीजिएगा। जाफना कहाँ स्थित है? जाफना जो बोला जाता है, कोबाला पॉइंट मुंबई में, पॉइंट कालीमेरी तमिलनाडु में, एवं पॉइंट मेट्रो यानी कि जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। बात कर लेते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच में दुरंड रेखा जो 106 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वह इसका निर्धारण जो है 1896 में किया गया था। डुरंड रेखा का निर्धारण सर डुरंड ने ही किया था। सर डुरंड ने, अफगानिस्तान और भारत के बीच की रेखा है यह, 1896 ईस्वी में सर डुरंड नामक व्यक्ति ने इसका निर्धारण किया था। ये समझ गए होंगे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, इसे नोट डाउन करते जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच में है? तो अपना भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। किसके बीच में स्थित है? पाकिस्तान के बीच में स्थित है। ठीक है, इतनी समझ में आ रही होगी। तो इसका निर्धारण कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेडक्लिफ नामक वैज्ञानिक ने, एक व्यक्ति थे, उसने ही सर सीजे रेडक्लिफ ने ही 1900 यानी 15 अगस्त 1947 को इसकी
निर्धारण किया था? 1947 में किया था। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी की सीमा बनाती है। काली नदी जो है भारत और नेपाल के बीच में काली नदी है जो सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के मध्य में काली नदी सीमा बनाती है। पटकाई की पहाड़ी जो है भारत और म्यांमार को अलग करता है। चलिए अब क्वेश्चन आप बताइए, अब आपकी बारी है। भारत के अक्षांशीय एवं 1 नंबर क्वेश्चन को पहले हम लाते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है? क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आप जानते हैं भारत होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन ओवरलैपिंग हो गया है, ये ध्यान ऑप्शन क्वेश्चन के ऊपर हो गया है, यानी 7वां सबसे बड़ा देश है तो कौन सा है? भारत हो जाएगा। ये आप ध्यान देंगे इस पर। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो 30 डिग्री का अंतर है। अगर घंटा में बात करें तो 2 घंटा हो जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ के जा रहे हैं। भारत का मानक व्यास रेखा कितना है? यानी कि 82.5 डिग्री है। भारत की स्थानीय सीमा रेखा जो है कौन सा है? तो कितनी लगभग कितनी बड़ी है? तो 2 गुनी है। ये क्वेश्चन है। भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसे क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा आप देख लेंगे। चलिए ये सारे क्वेश्चन हैं, ये आपके लिए हम छोड़ के जा रहे हैं, आप खुद से करेंगे। यदि नहीं होता है इसका क्वेश्चन आंसर तो आप हमें बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो फिर हम इसके बारे में देखेंगे, बताएंगे। इन क्वेश्चनों को आप स्वयं से कर लेंगे। चलिए तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब तो आप करिए दिए होंगे। चलिए फिर हम कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।